अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ साहब के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की गई और इस हकीकत को बेनकाब किया, इंकशाफ किया आलमी जरीदे ने। आलमी जरीदा क्या लिखता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आपको ये बता दें कि इमरान खान को अब चौथे केस में सजा की तैयारी जो है वो की जा रही है। 50 सफ़ात इद्दत में निकाह का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। अब इन 50 सफ़ात में जज साहब ने क्या लिखा है और कितनी गलतियां मौजूद हैं और पाकिस्तान की आला अदालतें इन गलतियों को किस तरह देखेंगी। और व्यूअर्स आपको बता दें कि सहूलतकारी और मुंशीगिरी का काम आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी है और इस सहूलतकारी में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 5 साल के लिए नाअहल जो है वो कर दिया गया है। और फिर लाहौर से जो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, हल्का NA 127 जहां पर बिलावल जरदारी का मुकाबला है नून लीग के अजहर तारड़ के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर वोट बिकेंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो वीडियो वायरल हुई है वो नून लीग के कैंप की है। इसकी हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये लोग कौन हैं और कितने में इस वक्त जो है वोट खरीदा जा रहा है। व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि इमरान खान साहब को चौथे केस में सजा की तैयारी जो है वो कर ली गई है और 50 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया गया है। इमरान खान के खिलाफ निकाह के केस का ये तफसीली फैसला आया और जज साहब ने 50 सफ़ात में से सिर्फ इतनी सी बात लिखी कि इमरान खान का निकाह गैर शरई है। इसके अलावा जितनी भी बातें जिसका हवाला उन्होंने इस फैसले में दिया वो गैर ज़रूरी थी। अब बुशरा बीबी और इमरान खान मियाँ बीवी नहीं रहे। इस फैसले में यह भी लिखा गया कि इससे बढ़कर कानून और इंसाफ का मजाक हो ही नहीं सकता कि मियाँ बीवी दो लोग जिनका निकाह होता है, पाकिस्तान की एक अदालत कहती है कि वो नहीं रहे। व्यूअर्स 50 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक शिकायत कुनिंदा 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे। खाबर मानिका ने साबित किया कि शादी की तकरीब बददियानती पर मबनी थी। दरखास्त गुजार ने यह भी साबित किया कि फ्रॉड की नीयत से यह निकाह जो है वो किया गया। फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को निकाह के बाद खाबर मानिका को इद्दत खत्म होने से पहले रुजू से महरूम किया गया। खाबर मानिका को इस अमल के जरिए अपनी बीवी से महरूम कर दिया गया और फिर यह भी लिखा गया कि यह बेईमानी का एक फेल है और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही एक फ्रॉड का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। फिर केस के कानूनी नकाइस, लेकिन इस केस में जज साहब ने बुशरा बीबी की गवाही को ठीक नहीं समझा। अब किस बुनियाद पर नहीं समझा ये नहीं बताया गया। खाबर मानिका की गवाही को वो तस्लीम करते हैं और बुशरा बीबी की गवाही को कहते हैं कि जाओ हम नहीं मानते। यानी अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी फैमिली कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं और इनमें मर्द की गवाही तस्लीम करने का दरवाजा जो है उसे खोल दिया गया है। अब कोई भी किसी भी वक्त उठकर किसी भी तलाक याफ्ता खातून के निकाह को चैलेंज कर सकता है। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि अल्लामा राजा अब्बास के मुताबिक, मैंने आपको कल भी ये बताया था कि जो मुकातिब फिक्र है ना, उनके नजदीक इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है और आप बीइंग द रियासत जो है अब वो मजाक बन गए और आपने मियाँ बीवी के निकाह को गैर शरई करार दे दिया। और इससे बड़ी तजलील जो है वो उस अदालत की क्या होगी कि आप शरीयत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अल्लामा राजा अब्बास क्या कहते हैं कि औरत ने खुद तस्लीम किया हो कि इद्दत की मुद्दत पूरी करने के बाद निकाह हुआ तो फिर अदालत के फैसले की कोई इखलाकी, कानूनी और शरई हैसियत बाकी नहीं रहती। शरई अहकामात की मनपसंद तौज़ी करने वालों की दुनिया और आखिरत में रुसवाई होगी। मैंने आपको ना पहले भी कहा था कि वीडियोस मौजूद हैं जिसमें खाबर मानिका साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो एक पाक दामन खातून है और फिर उन्होंने उस निकाह का भी जिक्र किया। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और फिर व्यूअर्स हमारी इतलात ये हैं कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत सारे काम खाबर मानिका जो हैं वो कहते रहे और वो फिर काम होते भी रहे। एकदम से उन्हें क्यों ख्याल आया, आपको इस फैसले के हवाले से भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले मुख्तार वर्सेस अल्लादाद 1992 का ये फैसला है जिसमें करार दे चुकी है कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन है, ये 39 डेज। मातहत अदालतों में यही फैसला देखा जा रहा है और फैसले हो भी रहे हैं। 31 जनवरी को
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब किस तरह के जज हैं आप सबको मालूम है, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया और रिमार्क्स में कहा कि 1 जनवरी को निकाह हुआ तो 48 दिन बनते हैं। अब कैसे एक मातहत अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। इस केस में भी जो हक के दिफा जो है वो मारा गया। आपको ये भी बता दें कि कल रात 11 बजे इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपने दिफा में कुछ गवाहों को लाना चाहते थे। अदालत पूछती रही कि आप उनके नाम बताएं, तो अदालत के बार बार पूछने पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर मैंने आपको उनके नाम बता दिए तो कल को उनको गायब कर दिया जाएगा। और पीछे से इमरान खान जो खड़े थे वो भी बोले कि जज साहब गायब भी हो जाएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे, इसलिए अभी नाम नहीं आपको हम बता रहे। जिस पर जज साहब भी मुस्कुरा दी और गवाह लाने की जो इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये पाकिस्तान की किसी बड़ी अदालत से ना ये फैसला उड़ जाएगा ना तो फिर ये जज साहब ना गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। और आपने एक मियां बीवी के जो निकाह को गलत करार दे दिया, इसलिए मैं ना ये लॉ ऑफ द लैंड पे बिलीव नहीं करता। और मैंने हमेशा पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ और हमारे मुआशरे में जब ये मामला अदालतों में जाते हैं, मैं हमेशा से इस बात को इसका कायल रहा कि ये अल्लाह, रसूल और इंसान जब गवाह बनाता है ना, किसी को अपने निकाह में लेता है, तो कागज जितने मर्जी आते जाएं, जब वो दिल से किसी को कबूल नहीं करता और किसी को दिल से उतार कर नहीं फेंकता ना, ये मामला आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आपको एक रोज आपको अल्लाह के हुजूर भी तो पेश होना है और आपने गवाहों की रोशनी में ये बयान दे दिया कि जनाब ये सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर उस नीयत को आप कैसे जज करेंगे। जिस नीयत के तहत निकाह हुआ और जिस नीयत के तहत आपने तलाक दी और अब उसको 6 साल के बाद आप मानते नहीं हैं। अब दिलों के भेद और दिलों की जो बातें हैं वो भी अब अदालतों में आना शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये निज़ाम को अपने हाथ में लेने की एक भोंडी हरकत होगी, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है और ये गुनाह। अब देखें, एक तलाक हुई और आपने उसका फैसला दे दिया कि गलत हुई, और फिर अगर बड़ी अदालत आपके इस फैसले को रद्द कर दे और इमरान खान को जो है वो बेकसूर साबित कर दे, तो फिर आप क्या गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए होंगे? आप गुनाह के मुर्तकिब हुए। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि चौथे केस में सजा की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि पहले सजाओं की हैट्रिक जो है हो चुकी और अब सबको इल्म है कि कम से कम 3-4 माह तक इन तमाम केसेस में जमानत नहीं होगी। इसलिए आराम से 9 मई का केस जो है वो खोला जा रहा है और 3-4 माह में इस केस का ट्रायल जो है वो चलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब हुकूमत की जो कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने सानिया 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक कर दी और रिपोर्ट को अब सरकारी दस्तावेजात का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है। सानिया की जामे रिपोर्ट 17 सिफात पर मुश्तमिल है और रिपोर्ट में ये कहा गया कि सानिया 9 मई का हमला रियासत के खिलाफ जंग था। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासत पर हमला किया। यह हमला कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर था। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये जो हुकूमत है इस वक्त पंजाब के अंदर, इन्होंने ये काम इसलिए भी किया क्योंकि अगली हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि वो अपने ऊपर ये सारे का सारा मलबा जो है वो डलवाए। और एक स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में जब नई हुकूमत बनेगी तो वो कहेगी कि यार ये हमने नहीं किया, ना हम उस वक्त हुकूमत में थे। जिन्होंने हमला किया, रिपोर्ट्स हमारे आने से पहले की बनी हुई हैं और उनके ऊपर अब जो है वो अमल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई का मंसूबा पहले से तैयार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत यानी खान साहब के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने GHQ बिल्डिंग, कोर हेडक्वार्टर, ISI के दफातर पर हमला किया। एयरबेस, शोहदा की यादगार और इससे मुंसलिक इमारतों पर हमला किया गया। GHQ, ISI के दफातर और इंस्टॉलेशन पर हमले का प्लान जो बनाया गया, ये उस प्लान का हिस्सा था। अब आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना है कि अगर सबूत अदालतों में पेश नहीं हुए और सिर्फ ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर आपने किसी को सजा देने की कोशिश की, जो आप करेंगे और सजा हो भी जाएगी, लेकिन ये सजाएं अदालतों के अंदर ज्यादा देर नहीं चल सकेंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत सानिया 9 मई की जिम्मेदार है, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। और सानिया 9 मई में मरकजी क़यादत के साथ साथ मकामी क़यादत भी शामिल थी। पार्टी क़यादत के फोन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। अब जो रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है, यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन की है इसको इसमें शामिल किया गया होगा, और अगर नहीं किया गया तो फिर जल्दी से कर लें। रिपोर्ट के अंदर
और इन्वेस्टिगेशन को शामिल कर लें, सबूतों को भी साथ लगाएं, क्योंकि आपसे ये सवाल जो किया जाएगा और अगर आप साबित ना कर पाए तो यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ी सुबकी होगी। व्यूअर्स, रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं इनमें हमाद अजहर है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी हैं, गुलाम मोहिउद्दीन, अली अब्बास, अंदलीब अब्बास है, मियां महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा का नाम भी शामिल है, मुराद रास को भी इसमें शामिल किया गया, मनसब अवान है, आजम खान न्याजी हैं और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको ना इसके पीछे एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। आपने इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया, इलेक्शन से बाहर हैं तो माइनस ही हो गए, लेकिन अवाम की सियासत से आप माइनस नहीं कर सके। मकबूलियत वहीं की वहीं आज भी खड़ी है। लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई और ज्यादती की जा रही है और उसके खिलाफ तमाम मुकदमा जो हैं वो झूठे बनाए गए। अब व्यूअर्स ये करेंगे क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी लगा दी जाएगी इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लगा सकता है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के पास कोई कानून और कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि ये पाबंदी जो है वो लगाई जा सके। आपको ये भी याद रखना है कि जितनी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होती हैं या जितने केसेस इस्लामाबाद की अदालतों में चल रहे हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं, जब उन्हें चैलेंज किया जाता है ना तो वो आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर सबके हरदिल अजीज आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं और वो फिर केसेस के अंदर करते हैं गड़बड़। और गड़बड़ क्या करते हैं? वक्त पे फैसले नहीं देते और फिर उनका एक असर जो है वो इमरान खान के मुकदमात के ऊपर हमने हालिया दिनों में देखा भी है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 साल के लिए नाअहल जो है वो करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी को आम इंतखाबात 2024 के लिए भी नाअहल करार दिया गया है। अदालत शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना चुकी और उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया और उनकी नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। इसको नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो लिखा गया। अब शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन के लिए नाअहल जो है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी हल्का NA 214 से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। मुल्तान से उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए और इसके बाद उन्होंने थरपारकर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है व्यूअर्स कि उन्हें इस जगह पर कागजात मुस्तरद नहीं किए गए। अब वो थरपारकर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं रहे, बल्कि अब इलेक्शन से वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। अब माजी में होता क्या रहा है जी कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो हनीफ अब्बासी साहब थे ना जी, 2018 में इलेक्शन कमीशन ने NA 60 पिंडी में इलेक्शन रोक दी है जब उन्हें नाअहल किया गया और अब इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इलेक्शन जो है वो मामूल के मुताबिक होते रहेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि शरीफ खानदान ने अपने मंशूर में लिखा कि वो आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में वापस लाएंगे, यानी इसके सियासी इस्तेमाल रोकेंगे। अब शाह महमूद कुरैशी को आइन के इसी आर्टिकल के तहत जो है वो नाअहल किया गया, लेकिन नून लीग इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है और वो बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अब ये तासुर आम हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील करके पाकिस्तान आए और दुनिया भर जो है अब इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रही है। ये इंकशाफ आलमी जरीदे ने किया है जी और अब वो भी बोल रहे हैं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान किंग ऑफ कमबैक्स लुक्स सेट टू बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन। इस आर्टिकल पर काफी खुशियां मनाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ को BBC ने वज़ीर-ए-आज़म करार जो है वो दे दी है। हालांकि BBC का आर्टिकल जो है वो अंग्रेजी में है और नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे के खिलाफ एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। BBC ने लिखा कि नवाज शरीफ मकबूल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते ठीक खेले। लफ्ज़ है ही प्लेड हिज कार्ड्स वेल। वो झुक गए, उन्होंने डील कर ली और इमरान खान के बारे में यह लिखा गया कि वो सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी को इस वक्त इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। अब ये पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल जरीदे जो बोल रहे हैं ना, वो किसी की फोन कॉल से नहीं डरते
اور وہ پاپولر اوپینین آپ کے سامنے یعنی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ہو کیا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کا الیکشن کمیشن، پاکستان کی عدالتیں اور یہ سب مل کر جو ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، وہ عمران خان کو جج صاحبان جنہوں نے 3 فیصلے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیے وہ کیا کر رہے ہیں. اور عمران خان کو آپ نے 3 محاذوں پر گرانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہیں گرا. اب اسی آرٹیکل میں نواز شریف کی گئی کرپشن کا بھی ذکر ہے کہ نواز شریف کو 2018 میں جب نااہل کیا گیا تو انہیں کرپشن کی وجہ سے نااہل کیا گیا. وہ رسیدیں دکھانے میں ناکام رہے، آج بھی وہ رسیدیں نہیں دکھا سکے. اور ان سے یہ سوال اب کون کرے گا کہ جناب رسیدیں تو دکھا دو. یہ جو 400 برس آپ جن فلیٹس کے اندر رہتے رہے ان کی قیمت اور پھر انہیں کس پیسے سے خریدا گیا. ٹائمز، بلومبرگ، انٹرسیپٹ، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے اداروں نے لکھا کہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو مقبول ہونے کے باوجود کس طرح سے الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے اور نواز شریف کو لانے کے لیے کون کون سی کوششیں کی جا رہی ہیں. جب آپ اس تاثر کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے اور اگلے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھیں گے تو ویورز دنیا پھر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. جب آپ کا ٹاکرا کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ سر آپ کے پاس تو پاپولر ووٹ ہی نہیں ہے، یو آر ناٹ دا پیپلز پرائم منسٹر. یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ویورز میں پاکستان کے اس کلچر سے نا حیران ہوں. مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کبھی دنیا میں باقی، مجھے امریکہ کا نہیں پتا، لیکن میں نے برطانیہ کے اندر جو الیکشن کیمپینز ہیں وہ کبھی بھی سرکاری ٹی وی کے اوپر یا پھر باقی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلتے ہوئے نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی، وہ بلاول زرداری کو نا انہوں نے وہ ہیرو بنایا ہوا ہے اور وہ کبھی آگے کبھی پیچھے اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے نا وہ جھنڈے کو سلوٹ کر رہا ہے. پھر بہت سارے کلپس ماضی کے نواز شریف صاحب کے افتتاح کرتے ہوئے وہ چل رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے چل رہے ہیں. کیا پاکستان میں یہ کوئی فرنچائز کی اوپننگ ہو رہی ہے یا کوئی الیکشن جب آتا ہے تو یہ خریداری کا ایک سیزن شروع ہو جاتا ہے، بیوپار کا سیزن شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہ دیکھیں وہ اچھی دکان ہے، انہوں نے بہت اچھی سیاست کی دکان کھولی ہے اور وہاں سے جو مال ملے گا وہ پائیدار ہوگا. اونچی اونچی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں اس وقت پاکستان میں ووٹوں کی. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ان دکانوں کی تشہیر کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ ووٹ نواز شریف کا ہے، ووٹ مریم کا ہے، ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. اور پھر اب میں تو حیران یہ رہ گیا کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت کو بھی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہار دے رہی ہے کہ ووٹ ہمیں دینا. تو کیا ہمیں کرائے کی اور برائے فروخت جمہوریت کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی. ایک سانیہ پاکستان کے اندر ہو گیا جی. اور یہ سانیہ اس لیے میں نے کہا لفظ استعمال کیا کیونکہ آپ کا ووٹ بک رہا ہے اور آپ خود ہی اسے بیچ رہے ہیں اور خریدار بھی آپ ہیں اور بیوپاری بھی آپ ہیں اور بیچنے والے بھی آپ ہیں. اب خرید و فروخت کی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ووٹ خریدنے کا اب یہ مقابلہ جو ہے حلقہ ان 127 میں شروع ہو چکا ہے. اور الیکشن سے 4 دن پہلے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر جو ہار کے ڈر سے نا جی الزامات کی انہوں نے بوچھاڑ بھی کر دی ہے. اور نون لیگ کے الزامات جو لگائے گئے، اتاتارڑ یہ کہتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے. کیمروں کی موجودگی میں پیپلز پارٹی ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. شہریوں کے مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھوا کر جو ہے وہ ووٹ خریدا جا رہا ہے. ہمیں اس کی جب خبر ہوئی تو ان مقدس کتابوں میں قرآن مجید، بائبل سمیت دیگر کتابیں بھی شامل ہیں. جن ووٹرز کے ووٹ خریدے گئے ہمیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں موصول ہو گئی ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے الزامات بھی اس کے حوالے سے یہ ہیں جی کہ لاہور کے حلقہ این اے 127 میں نون لیگ کی طرف سے مبینہ طور پر ووٹ خریدنے کی ویڈیو سامنے آئی جس میں نون لیگ کے کچھ لوگ خواتین کو پیسے دے کر حلف لے رہے ہیں کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ ووٹ مسلم لیگ نواز کا ہوگا اور ہم انہیں ووٹ دیں گے. لیکن صورتحال یوں ہے کہ جی زمینی حقائق کے مطابق دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلاول نے بھی حلقے میں کروڑوں روپے خرچ کیے اور زرداری صاحب، آصفہ سمیت ساری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو اس وقت اسی حلقے میں کیمپین کرتی ہوئی نظر آئے گی. نون لیگ بھی ووٹ خرید رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتاتارڑ کو انتخابی سیاست کا بالکل تجربہ نہیں ہے. وہ مشیر تو بن گئے لیکن حلقے کی سیاست کرنی انہیں نہیں آتی. ان کا حلقہ حافظ آباد ہے
لاہور سے انہیں لڑا کر صرف ایک لالی پاپ دیا گیا اور اب ساری تدبیریں اس وقت الٹی پڑ گئی ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہے. ویورز, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نون لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے کو بطور سیاست اور بیانیے کے لیے استعمال کرے گی, اور دوسری طرف اب ہے مسئلہ عزت کا کہ ہمارے ہی گھر میں آ کر کوئی ہمیں ہرا کے چلا جائے تو بھائی وہ جائے گا کیسے. تو بلاول کو ہرانے کے لیے دونوں طرف سے زور لگ رہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کون کتنے پیسے بانٹ کر کس کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ خریدتا ہے. یہ کچھ دنوں کی بات ہے, اب زیادہ دن نہیں رہے, تقریباً کوئی 4-5 دن رہ گئے ہیں اور پاکستان کی عوام اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دے گی. ویورز, اپنا خیال رکھیں اور کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.